नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। और मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, देश की राजधानी दिल्ली से। ये बड़ी खबर जहां एलजी विनय सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है। तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों का जबरदस्त हंगामा, और अब विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दीपक रावत का मैं रुख करना चाहूंगी। दीपक रावत, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? जी शोभना, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एलजी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर बैरिकेड और पुलिस कर्मियों की तैनाती आपको नजर आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर पहले तक यहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक यहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने ये मांग की थी कि वो एलजी से मिलना चाहते हैं, उन्हें एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं। मेमोरेंडम इस बात का कि दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। संगम विहार वाला मामला हम सबकी नजर में है कि एक 16 साल की लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों का यह आरोप था कि एलजी, जिनके हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है, वो इन सब मामलों का संज्ञान क्यों नहीं लेते, दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं करते हैं। कुछ इसी बात को लेकर ज्ञापन सौंपना था, लेकिन परमिशन नहीं दी गई एलजी से मिलने की। इसलिए सभी लोग यहां पर धरने पर बैठ गए। करीबन 1 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। पुलिस ने इस दौरान सभी को हटने के लिए कहा, बार बार अनाउंसमेंट की गई, लेकिन जब नहीं हटे तो सभी को पुलिस ने डिटेन कर लिया और यहां से दूर ले गए। तो ये तस्वीरें हैं एलजी दफ्तर के बाहर की शोभना, जहां पर अभी भी बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी अगर यहां पर आता है ऐसा व्यक्ति जिसको परमिशन नहीं है एलजी दफ्तर जाने की, तो उसे तुरंत यहां से डिटेन कर लिया जाएगा। एक गाड़ी से पूछताछ की जा रही है, किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। खान भी हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप पहले एलजी के खिलाफ जब नोटबंदी में तो नोट बदलने का आरोप लगाते हैं, तब घमासान वो पोस्टर आप छपवाते हैं, आज आप एलजी के घर पहुंच जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। तो कुल मिलाकर ये जो एलजी वर्सेस अरविंद केजरीवाल सरकार चल रहा है, इससे नुकसान अंत में दिल्ली की सरकार का ही, दिल्ली के लोगों का ही हो रहा है। जाहिर तौर पर शोभना, जब सरकारें काम नहीं करेंगी, आपस में लड़ने भिड़ने का काम करेंगी, तो लोगों का काम कैसे होगा? आप समझिए कि कोई धरने पर बैठा हुआ है, कोई एक के खिलाफ दूसरी फाइलें निकालने में लगा हुआ है, तो ऐसे में कैसे चीजें हो पाएंगी? कुछ लोग यहाँ पर हमें मिले भी थे जो अपनी काम को लेकर पहुंचे थे एलजी दफ्तर में, लेकिन उस दौरान भी उनकी बात नहीं हो पाई एलजी दफ्तर में, क्योंकि बाहर बैरिकेड लगे हुए थे, धरने पर लोग बैठे हुए थे। तो लगातार दिल्ली में लड़ाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है दीपक रावत, आप नजर बना के रखिए। की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में सियासी घमासान के बीच यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिलने पहुंचा है। तो झारखंड में जिस तरीके से विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है, हेमंत सोरेन सरकार के को खतरे में बताया जा रहा है, इसी बीच यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। महागठबंधन के जो विधायक हैं वो चार्टर्ड प्लेन से रांची से रायपुर पहुंचे थे। हेमंत सोरेन को आप देख सकते हैं। प्रशांत का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? ये जो यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिलने पहुंचा है। जी देखिए शोभना, जो प्रतिनिधिमंडल आया है उसमें कोई वर्तमान विधायक शामिल नहीं है, कोई मंत्री शामिल नहीं है, क्योंकि इसी वक्त 4 बजे जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रोजेक्ट भवन जो यहां से थोड़ी दूर पर है, वहां पर कैबिनेट की बैठक भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहां पर जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है उसमें ज़्यादातर सांसद हैं, 4 सांसद हैं जेएमएम और कांग्रेस के, और उसके अलावा एक बंधु तिर्की है जो पूर्व विधायक है, कांग्रेस के नेता हैं। तो ये सारे नेता पहुंचे हैं और हमारी जानकारी ये है, कोशिश ये है यूपीए की तरफ से, पहले भी इस तरह की मुलाकात के लिए समय मांगा गया था गवर्नर से, और जाहिर तौर पर यूपीए चाहती है कि कम से कम गवर्नर से मिलकर एक राय पूछी जाए, उनकी ये पूछा जाए कि आखिर कब तक जो राजनीति का असमंजस की स्थिति है, राजनीति का स्थिरता की बल्कि स्थिति है झारखंड में, वो कब तक खत्म होगी। जो चुनाव आयोग की तरफ से जो सिफारिशें आई है उस पर राज्यपाल कब तक फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब शायद ही राज्यपाल सीधे तौर पर इन सांसदों को दे पाए या दें, लेकिन फिर भी चूंकि इन लोगों ने मिलने का समय मांगा था, लिहाजा राज्यपाल ने इन लोगों को समय दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो कैबिनेट की बैठक चल रही है, यहाँ पर शोभना कई दिनों से ऐसी अटकलें हैं, क्योंकि ये मामला लंबा खींचता जा रहा है। राजनीति का स्थिरता, राजनीतिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विधायकों को हम जानते हैं रायपुर शिफ्ट किया गया है, लिहाजा शायद हेमंत सोरेन की तरफ से एक पहल की जाए, और जो पार्टी में जिस तरह से विधायकों को बाहर ले जाना पड़ा है, डर कहीं ना कहीं ये भी है कि पार्टी टूट न जाए, कांग्रेस टूट न जाए, या उनकी पार्टी में कहीं सेध न लग जाए। लिहाजा
एक अटकल ज़रूर चल रही है बहुत पहले से कि कहीं हेमंत सोरेन राज्यपाल का फैसला आने से पहले ही कोई अपना फैसला न कर लें और शायद विधायकी से इस्तीफा दे दें। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सभी अटकलों की बात है। अभी जैसे ही गवर्नर से मिलकर ये प्रतिनिधिमंडल निकलेगा तब हम जान पाएंगे कि आखिर क्या बात हुई, और इसी समय कुछ देर बाद जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तब ये पता चलेगी कि क्या वहाँ कोई फैसला लिया गया या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने साथियों से क्या कहा कैबिनेट की बैठक में। एक और खबर ये भी आ रही है कि शायद झारखंड विधानसभा का 1 या 2 दिनों का सत्र बुलाया जाए, लेकिन उसका फैसला अभी होना बाकी है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से झारखंड में राजनीतिक जो साइकिल है वो फिर से चलना शुरू हुआ है और यहाँ पर हलचल तेज है। बिल्कुल शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो सियासी साइकिल है वो चलना शुरू हो गई है। यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है और कहीं ना कहीं जो घमासान मचा हुआ है उसको थामने की, उसको रोकने की, उस टूट को बचाने की कोशिश लगातार यूपीए प्रतिनिधिमंडल के द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराने का योगी सरकार ने जो फैसला किया है, इसको लेकर राजनीति घर में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सवाल उठाए और अब खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि यह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी साहब 16,500 जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसके अलावा जो मदरसे चल रहे हैं उनमें सर्वे कराया जा रहा है। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि डराने की कोशिश या परेशान करने की कोशिश? देखिए, इसलिए कि जो मदरसे रिकग्नाइज्ड है उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत, उनका पूरा डेटा उनके पास है। और सच्चाई यह है मैडम कि 5 साल में सिर्फ 5 महीने की सैलरी उन मदरसों के टीचर्स को दी गई है। अगर आपको मेरी बात को यकीन नहीं है तो आप अपने स्टूडियो से किसी एक को भिजाइए नोएडा में, जहां पर ये मदरसे यूपी बोर्ड के तहत काम करते हैं। आप उनकी 5 साल में 5 महीने की सैलरी दिए हैं, बाकी सैलरी नहीं देते और आप सर्वे करा रहे हैं। आप अगर सर्वे कराना है तो यूपी सरकार कह रही है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिक्वायरमेंट। अरे भाई, तो अगर बच्चों का नेशनल कमीशन कह रहा है तो क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? उनका भी सर्वे करा लीजिए आप। कितने गवर्नमेंट के स्कूलों में कितने बच्चियों के टॉयलेट हैं, कितने बिजली का कनेक्शन है, कितना साफ पीने का पानी मिलता है। आप एक ही समुदाय के एक ही मदरसे का सर्वे कराकर क्या करना चाह रहे हैं? आप तो टारगेटेड सर्वे हो रहा है जिससे आप देश में मुसलमानों के खिलाफ और नफरत और ये बताना चाह रहे हैं कि वे मुसलमान मदरसों की वजह से बैकवर्ड है। मुसलमान मदरसों की तरफ से बैकवर्ड नहीं है। मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की उनकी दुश्मनी और धोखाधड़ी से और भाजपा की नफरत की वजह से बैकवर्ड है। तो आप ये मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बड़े अच्छे स्कूलों में जो आप कह रहे हैं उन स्कूलों में बेहतर शिक्षा होती है या मदरसों में बेहतर शिक्षा होती है? सरकार के हर कदम पे उंगली क्यों उठानी है? अगर 5 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है तो इस पर आवाज उठाइए ना। लेकिन जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, अगर सरकार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार कोई भी फैसला लेगी तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही लेगी? मैं ये समझना चाहती हूँ। ये तो आप भी जानते हैं ना कि मदरसों में वो एजुकेशन क्वालिटी नहीं है जो स्कूलों में होती है। बाकी सबसे पहली बात तो यह है मैडम कि 5 साल में सिर्फ 5 महीने की सैलरी, तनख्वाह सैलरी मिली है। 5 साल में 5 महीने की, जिसमें हमारे पंडित भाई लोग भी वहां पढ़ा रहे हैं, सैलरी नहीं मिली। अब अच्छी शिक्षा का मतलब क्या है? मदरसे क्यों कायम किए जाते हैं? ताकि वहां से पढ़ने वाले लोग कुरान और सुन्नत और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस फिक्ह की तालीम हासिल करके वो इस्लामिक स्कॉलर बने। जो आप दूसरे स्कूल्स की बात कर रहे हैं वहां पर तो इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। तो ये कंपैरिजन करना गलत है। मदरसे, वैदिक स्कूल में आप बोलेंगे कि वैदिक स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है जो दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ा, क्योंकि उनका मकसद क्या है उसको स्टैब्लिश करने का अलग है। तो ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी साहब आप कहां पढ़े हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब आपने कहां पढ़ाई की है ये बताइए ना, या आप अपने बच्चों को कहां पढ़ाना पसंद करते हैं? मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटियां आज भी मदरसे के मौल साहब के पास पढ़ती हैं और स्कूल में भी जाती हैं। सवाल मेरा नहीं है मैडम।
अगर राजा राममोहन राय कहाँ पढ़े थे मालूम आपको? बताइए कहाँ पढ़े राजा राममोहन राय? मुझे नहीं मालूम, और मुझे ये शिक्षा आपको आप प्रूव भी बताइए नहीं कहाँ पढ़े करनी थे? है। मैं आपसे वो पूछना जिस भी स्कूल में पढ़े नहीं, असुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आप मदरसे में पढ़े होते तो क्या आप वकील बन पाते? आज आप टॉप के वकील बन पाते? मैं आपसे यही कह रही हूँ ओवैसी साहब कि आप भ्रमित मत कीजिए ना। गरीब का बच्चा तो मदरसों में पढ़े और आप अमीरों के मुसलमानों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े। सरकार एक कोशिश कर रही है तो आप उनको करने नहीं दे रहे हैं। देखिए मैडम, सवाल यहाँ पर अमीर गरीब का नहीं है, मदरसे क्यों बनाए गए। अगर ये मदरसे नहीं बनते तो आप और हमको आजादी नहीं मिलती आज। अल्लामा फजले खैराबादी कौन थे? हुसैन अहमद मदनी कौन थे? हाँ, उबैदुल्लाह सिंधी कौन थे? ये कौन थे लोग? महमूद हसन कौन थे? ये सब मदरसे से पढ़ के देश को आजाद कराने में अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की। मदरसे बनाने का मकसद ये है। आप ये समझ रहे हैं कि मदरसों से मुसलमान बैकवर्ड है, ये आपकी सरासर गलती है, नाइंसाफी है। मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो सरकारों की दगाबाजी की वजह से मुसलमान बैकवर्ड है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन मदरसों को 5 साल में 5 महीने की तनख्वाह मिली, वो गवर्नमेंट क्यों नहीं दी तनख्वाह उनको? कौन रोक रहे हैं उनको? भाई ये मदरसे अगर प्राइवेट बन रहे हैं तो किसका मकसद क्या है? आप रंगनाथ में आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप कुंडू कमीशन की रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में मोदी सरकार से पिछले 8 साल से कह रहा हूं कि स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटीज की उसको डिमांड ड्रिवन करिए। ये मदरसे जो मुसलमान खुद अपने ज़कात सदक़े से कायम करते हैं, आप सर्वे करके क्या करना चाहते हैं? आप मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, डेटा लेकर आप उसको इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ। ये आर्टिकल 30 का वायलेशन है। संविधान का आर्टिकल 30 एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन भी माइनॉरिटी स्कूल्स पर अप्लाई नहीं होता मैडम। भाई, बाल संरक्षण आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी, उत्तर प्रदेश सरकार तो उसी पर काम कर रही है ना। अब क्या आप बाल संरक्षण जो वो है वो भी आपके खिलाफ है? आयोग भी क्या वो भी मुसलमानों के खिलाफ है? मैं ये समझना चाहती हूँ वैसी साहब। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, वो तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को कि उन स्कूलों में जाइए। अगर कोई दलित खाना पकाता है तो अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते, चलिए वहां जाइए। क्या हमने नहीं देखा राजस्थान में क्या हुआ कि एक दलित बच्चा सिर्फ पीने के पानी के मटके को हाथ लगाया तो उसकी जान ले ली गई? वहां क्यों नहीं जाता? ये कमीशन तो सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोशन के लिए बनाया गया है। इनका काम वही है। अरे भाई, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो बच्चे नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो बच्चे नहीं है। हाँ, आप एक टारगेटेड मदरसों का ही क्यों करा रहे हैं? मैं आपको यही समझा रही हूँ कि बाल संरक्षण आयोग जो है उसके लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, उसके लिए बच्चे बच्चे हैं। वो एक एक चीज की रिपोर्ट सरकार को देता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मदरसे के बच्चों को टारगेट कर रहा है, लेकिन बाकी सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं। सुनिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। स्क्रॉल मैगजीन का आर्टिकल है 2 फरवरी 2022 का। आरिफा जोहरी ने लिखा कि मध्य प्रदेश के सेंट जोसेफ स्कूल में वहां पर विश्व हिंदू परिषद के लोग घुस गए, गड़बड़ किए। कहां गया ये कमीशन? कहां गया कमीशन बताइए? बच्चों को डराया धमकाया, बच्चों को मारने पीटने की नौबत आ गई। कहां गया वो? समझना पड़ेगा ना, कहां कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। ओवैसी साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे बड़े वकील हैं, आप तो ये जानते हैं ना कि अगर माहौल खराब करने की नियत से कुछ किया गया तो उसके लिए मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अगर किसी चीज को सुधारना है तो आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, सरकार सर्वे कराएगी और उसके बाद होगा। आपको ये डर लग रहा है कि आसाम की तरह? जी, आयोग देखिए सेलेक्टिव हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोशन पे लगा हुआ है। ये मेरा चार्ज है उस आयोग पर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे आसान काम है आयोग सर्वे कराए ना गवर्नमेंट स्कूलों में। ये उत्तर प्रदेश मुसलमानों का समर्थन लेने का सबसे आसान तरीका ओवैसी साहब आप अपनाते हैं। इसको छोटा एनआरसी आप क्यों कह रहे हैं? मैं ये जानना और समझना चाहती हूं आपसे। अगर आप सुनने तैयार हैं तो मैं बोलूंगा, वरना अगर आप अपनी आवाज से इतनी आपको मोहब्बत है तो मैं सुन के सुनता हूं आपकी आवाज। आप बोलिए, अपनी आवाज सुनता हूं, मैं आपकी आवाज सुन के बैठ के सुनता हूं। आप बताइए ना सर, बताइए। तो ठीक है, तो सुनिए, आप ये डेटा क्यों जमा करना चाह रहे हैं? ये डेटा जमा करके आप बाद में हरास करेंगे।
ये क्या ये छोटा एनआरसी नहीं हुआ। एनआरसी का मकसद क्या है? एनआरसी का मकसद है कि डेटा जमा करो और मुसलमानों को हरास करो, स्टेटलेस करो। इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है। अगर आपको सर्वे करना है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन के 75,000 की स्कूल की टीचर्स की वैकेंसी है। सेकंड एजुकेशन है 32,000 की, कराइए ना उसका। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, बिजली नहीं है तो स्कूल में बच्चों को नुकसान नहीं होगा, वो बच्चे नहीं है। आप सिर्फ एक ही समुदाय के मदरसों का क्यों कराएंगे? सबका करवाइए ना। इसके पीछे शिशु विहार का कराइए, विद्या मंदिर का करवाइए जो आरएसएस चलाती है स्कूलों को। इसके पीछे सरकार ये कहती है कि हमारी नीयत ये है कि मुसलमान बच्चे भी जो गरीबी उनके समुदाय में है या उनके बीच है, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले और वो भी आगे बढ़ें। ये तो सरकार कह रही है कि भाई मोदी सरकार ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। असुद्दीन ओवैसी साहब नहीं समझ पा रहे इसको। अरे मैडम, मैं बीजेपी को कभी नहीं समझूंगा, जो समझेंगे वो ईमान फरोश है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मदरसा बोर्ड में जो मदरसे हैं, आपने 5 साल में सिर्फ 5 महीने की उनको सैलरी दी है। क्यों धोखा दे रहे हैं? तनख्वाह दो ना आप। पार्लियामेंट में मैंने नकवी साहब जब मिनिस्टर थे, मेरे सवाल के जवाब में लोकसभा में उठकर कहा कि हाँ ये सच कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ हमको मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोर्ड के तहत मदरसों को देना, हमने नहीं दिया। आप वहां पर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ये मदरसे जो मुसलमान अपने पैसों से चला रहे हैं, आलिम बनाने के लिए, फाजिल बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, मुहद्दिस बनाने के लिए, तो आप उनको पीछे पड़े हुए। अरे भाई सर्वे सबका कराओ ना, प्राइवेट स्कूल का कराओ, गवर्नमेंट स्कूल का कराओ, बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल का कराओ। कितने टॉयलेट्स वहां पर है? आप ही के चैनल पर दिखाया गया कि जब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बारिश हुई तो एक टीचर बच्चों से कह रही कि बेटा वहां पर चेयर रखो ताकि मैं उस पर चढ़कर स्कूल के अंदर दाखिल होंगी। ठीक है, आपको ये आज जब मंत्री साहब ने ये जानकारी दी तो उनसे पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में भी असम की तरह मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा, दानिश आजाद साहब ने, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं, कि हमारा मकसद किसी को भी डराना नहीं है और इस तरीके से हम कोई काम नहीं करेंगे। पहले रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आगे का एक्शन तय होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत खराब है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं सही समझ रही हूं? मंत्री जी की बात पे कोई भरोसा नहीं आपको? मैं ये नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं क्यों भरोसा नहीं है। मुबारकपुर में वर्ल्ड रिनाउंड, पूरी दुनिया में बल्कि बर्रे सगीर का एक मशहूर मदरसा है, मदरसे अशरफिया। उसके अंदर जाकर आपने बिल्डिंग तोड़ दी 1.5 महीना पहले। आपने अंदर जाकर तोड़ दी बिल्डिंग को। माने पूरी दुनिया में अशरफिया मदरसा मशहूर है, आपने जाकर वहां पर तोड़ दिया। आपने एक मदरसा तोड़ा बिजनौर में। कि कितने एग्जांपल्स दूं मैं आपको? लेकिन असुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत जगहों पर जहां इलीगल गलत सड़क कहां बननी है वहां मंदिर भी तोड़े जाते हैं। वहां पर अगर कोई गलत स्कूल बना हुआ है तो वो भी तोड़ा जाता है। मेरा और आपका घर अगर गलत बना होगा तो वो भी तोड़ा जाएगा। तो खाली आवाज आप मदरसों के लिए क्यों उठा रहे हैं? सिर्फ आप मुझे उदाहरण मदरसे तोड़ने का ही क्यों दे रहे हैं? इसलिए उठा रहा हूं कि सुनिए, इसीलिए उठा रहा हूं कि 90% ज्यादा मदरसे ही और मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद में क्या हुआ? पत्नी के नाम पे घर है, पति को नोटिस देके घर तोड़ दिया आपने। कितने मिसालें दूं मैं आपको? वैसे साहब, जब काशी कॉरिडोर बना तो हजारों मंदिर भी टूटे, उस पर भी बात कीजिए ना। तो मुझे लगेगा कि आप दोनों धर्मों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म की बात करते हैं, इसीलिए शिकायत होती है। अरे मैडम, आपने सही कहा। काशी कॉरिडोर में जब मंदिर तोड़ी गई थी तो मंदिर के पूरे जिम्मेदारों ने लिख कर दी। 6 दिसंबर को मेरी मस्जिद का मैं लिख कर दिया था आपको तोड़ने के लिए। 6 दिसंबर को आपने क्यों तोड़ी मेरी मस्जिद को? सुप्रीम कोर्ट को आपने जाकर कहा था कि हम नहीं तोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया और मेरी मस्जिद को तोड़ दिया आपने। असुद्दीन साहब, ओवैसी साहब, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अपने समुदाय के लिए इतना खुलकर बोलते हैं, आवाज उठाते हैं। मेरी शिकायत सिर्फ यही है कि आप खुद मदरसे में नहीं पढ़े, अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं। एक मौलवी साहब आते हैं और वो कुरान शरीफ की शिक्षा देते हैं, लेकिन आप उन गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए अच्छी शिक्षा की मांग नहीं करते कि नहीं मदरसे से नहीं, इनको अंग्रेजी मीडियम सरकार स्कूल दे। आप शिकायत ये करते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है।
अरे मैडम, आप गरीबों के बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। आप कभी सच्चर कमेटी पढ़े, कुंडू कमेटी पढ़े? आप कितने स्कूल खोली गवर्नमेंट मुस्लिम इलाकों में? बताइए क्यों मुसलमानों का लिटरेसी रेट सबसे कम है उत्तर प्रदेश में? इसका जिम्मेदार मैं हूं। 5 साल से आपने क्या किया लिटरेसी रेट इंप्रूव करने के लिए? बताइए। कुछ नहीं कर रहे हैं आप। यकीनन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है तो बुरी बात नहीं है। ब्राह्मण लीडर ब्राह्मणों की बात करता है, यादव यादवों की बात करता है, अकाली दल सिखों की बात करती है। इसमें बुरी बात क्या है? सब लोग तो अपने अपने समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कोई तो मुस्लिम समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, वरना कोई बात नहीं करता। सिर्फ उनके मुसलमानों के वोट चाहिए। कोई बुरी बात क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? बताइए आप। यही तो दिक्कत है ना ओवैसी साहब, कि हर नेता जो है वो अपने अपने धर्म की, अपनी अपनी जाति की बात कर रहा है। अगर सबकी बात करें तो शायद आज हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब, आपने एबीपी न्यूज के लिए शुक्रिया वक्त निकाला। और बेबाकी के साथ आप हमेशा ही इसी अंदाज में हमें दिखते हैं और हम सुनते हैं आपको। मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की, जहां एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एबीपी न्यूज की खबर के बाद नीतीश सरकार के नए नवेले मंत्री कार्तिक कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। और ताजा खबर यह है कि अपहरण केस में कार्तिक कुमार की जमानत याचिका पर दानापुर कोर्ट में अगले कुछ ही मिनट में फैसला आ सकता है। कार्तिक कुमार पर 2014 में अपहरण का केस दर्ज किया गया। पहले कानून मंत्री बनाया गया, उसके बाद उनको गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया, लेकिन विभाग बदले जाने से कार्तिक कुमार नाराज हुए। कल उन्होंने इस्तीफा सौंपा, जिस इस्तीफे को नीतीश कुमार ने मंजूर कर लिया। और अब दानापुर कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला लेने जा रही है। कार्तिक कुमार पर 2014 में अपहरण का यह मामला दर्ज हुआ था और कार्तिक सिंह के वकील ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल पर अपहरण का केस राजनीति से प्रेरित है। कार्तिक कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि अगर दानापुर कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में आया कि कार्तिक सिंह घटना के दिन घटना स्थल पर बेहटा से लेकर पटना तक कहीं भी प्रेजेंट नहीं थे। उनके मोबाइल से, उनके गवाहों के बयान से ये क्लियर हुआ कि ही वॉज नॉट देयर। अगर ऑर्डर हमको हुआ पक्ष में ठीक नहीं तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? बेल या जेल, यही बड़ा सवाल है। मंत्री पद तो चला गया, इस्तीफा उन्होंने खुद दे दिया विभाग बदलते ही, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं लगातार। देखिए शोभना, कुछ ही देर बाद जो जजमेंट है वो आ जाएगा कि उन्हें ज़मानत मिल रही है या फिर आगे उनके लिए क्या सामने आ सकता है। जो भी फैसला होगा उस पर उनके सामने क्या कानूनी दांवपेच और आगे कर सकते हैं, ये सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन आपके चैनल एबीपी न्यूज़ की खबर का असर आज से नहीं, कार्तिक कुमार पर ही नहीं बल्कि इसके पहले भी आपने देखा होगा, जब 2011 में रामाधार सिंह मंत्री थे बीजेपी कोटा से और उनके खिलाफ इसी तरह से वारंट जारी हुआ था, तो हमने ही ये सवाल पूछा था कि उनके खिलाफ वारंट है और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मेवालाल चौधरी जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, उनके खिलाफ भी इसी तरह से भ्रष्टाचार का जो सामने आया था मामला, उसको हमने ही दिखाया था एबीपी न्यूज़ ने, और फिर उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। कार्तिक कुमार पर भी एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले खबर दिखाई थी, जिसका असर ये हुआ कि 16 अगस्त को जो उन्होंने मंत्री बनने की शपथ ली थी, उसके बाद से ही ये खबर आने लगी थी, लेकिन 15 दिन बाद आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो आपके चैनल एबीपी न्यूज़ की खबर का सबसे बड़ा असर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या, हमने बात की यहाँ के जेडीयू के तमाम नेताओं से, आरजेडी के नेताओं से। उन लोगों का कहना था कि क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो रही थी, खुद कार्तिक कुमार ने भी कहा कि उनके डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है, आरजेडी के नेता हैं, उनकी छवि धूमिल हो रही थी। और प्लस उन्होंने अपना कास्ट कार्ड भी खेला था, जाति कार्ड का, और कहा था कि भूमिहार जिस जाति से वो आते हैं वो बीजेपी वालों को पच नहीं रहे हैं, इसलिए इतना हाई तौबा मचा रहे हैं। तो ये सारे जो एक के बाद एक बातें चली आ रही थी, अब देखना होगा कि आगे, क्योंकि अब इस्तीफा हो चुका है, तो अब इसमें क्या कार्तिक कुमार को राजनीतिक तौर पे और फिर कानूनी तौर पे उन्हें कितनी राहत मिलती है, ये देखना दिलचस्प। ये फैसला कितनी देर में आ जाएगा प्रकाश, क्योंकि काफी विलंब हो चुका है और इंतजार किया जा रहा है इस बड़े फैसले का कि बेल या जेल, यही सबके मन में सवाल है इस समय। तो क्या विलंब है, कितनी देर में? देखिए, कभी भी फैसला आ सकता है, क्योंकि जज ने जो एडीजे हैं उन्होंने सुरक्षित रख लिया था अपने फैसले को, और जो तकनीकी कारण है उन कारणों पर भी बातें कही जा रही थी कि एंटीसिपेटरी बेल
वो रिजेक्ट हो चुका था हाई कोर्ट से, तो ऐसे में निचली अदालत कैसे उससे एंटरटेन कर सकता है और उस पर कैसे कार्रवाई कर सकता है। तो ये तमाम बातें हैं जिसका जजमेंट के तौर पे जो दोनों पक्ष है, दोनों पक्षों की दलीलें ख़त्म हो गई थी दोपहर में ही, लेकिन 4 बजे का वक्त दिया गया था कि 4 बजे के वक्त के बाद कभी भी ये फैसला आ सकता है। तो क्योंकि अदालत का मामला है इसलिए हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, कोई कयास नहीं लगा सकते हैं। जो फैसला आएगा तकनीकी तौर पर जिस तरह से दिया जाएगा फिर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आप नजर बना के रखिए इस फैसले का इंतजार। और हम आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद कार्तिक कुमार ने जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। कार्तिक कुमार का कहना है कि बीजेपी को पच नहीं रहा कि कोई भूमिहार मंत्रिमंडल में शामिल था। उन्होंने अपने इस्तीफे पर कहा कि नीतीश और तेजस्वी की छवि धूमिल हो रही थी और इसीलिए इस्तीफा दिया है। सर ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सानी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जुड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, दो मत नहीं है, और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना? आप बता रहे कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR में मेरा नाम नहीं है, 161 का होता पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है। तो उसका हम आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग, कोरोना काल था, हम लोग मतलब निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है भाई मतलब निर्दोष कर ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना काल के टाइम में आदमी चिन्ह नहीं रहा था उस टाइम, लेकिन मतलब उसी टाइम संज्ञान लिया गया सब लोगों का, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया संज्ञान में। तो लगा कि उसको कोर्ट के माध्यम से उस बात को हम रखेंगे, उसके पुलिस का अनुसंधान तो पूरा हो चुका है। तो कोर्ट में मतलब मेरा बात रखा हुआ था, लेकिन उसी को हम न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। और हम इसी बीच लगा कि भाई इतना ना मतलब लोग हाई तबाह मचा रहे थे बीजेपी के लोग, जिससे हमारा पार्टी का, हमारे माननीय नेता का छवि खराब हो रहा था, मेरा छवि धूमिल हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब पार्टी हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इन सबके कोई मतलब प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, इसलिए हम अपना रिजाइनेशन देना उचित समझे और हम रिजाइनेशन दिए। उसके बाद जो भी पार्टी जब मतलब अपना केस से हमको अचीव हो जाएगा न्यायालय से, तो फिर जो पार्टी जवाबदेही देगी उसको हम बढ़िया से निर्माण। विभाग बदलने को लेकर कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने हुए आदमी हैं। पहले तो पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सरकार हम पर भरोसा किया और पूरे बिहार का जवाबदेही हमको दिए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरें। लेकिन हमरे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो, क्या मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा भी धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमको लगा कि रिजाइनेशन देना उचित होगा। तो कार्तिक कुमार को आपने सुना, मैं सीधे रुख करना चाहूंगी मेरे रिपोर्टर प्रकाश कुमार का, जो कि पटना में मौजूद है कोर्ट के फैसले का इंतजार की बेल या जेल। कार्तिक कुमार, सबसे सुरक्षित तरीका जाति कार्ड खेल दो, यही भारतीय राजनीति है प्रकाश? देखिए ये सच है कि जातीय जो है वो भी सच्चाई है और वो कार्ड हर कोई खेल रहा है। देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में और हम आपको कुछ दिलचस्प स्लोगन के साथ यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हैं और जो पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें दिख रहा है प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। दरअसल यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है 2 दिन के लिए, 3 तारीख और 4 तारीख को। उसके पहले आश्वासन नहीं सुशासन, ये आप देखिए पूरे प्रांगण में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में इसी तरह के पोस्टर्स हैं। जुमला नहीं हकीकत है, मन की बात काम की बात, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठाया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रम से। देश के लिए तैयारी हो रही है। ये कहते हैं ना कि लॉन्चिंग पैड वो कैसे शुरू किया जाता है, लॉन्चिंग पैड तो वही है। पीएम बनने के लिए लॉन्चिंग पैड की शुरुआत कर दी गई है।
नीरज जी मुख्य प्रवक्ता हैं, ये चारों तरफ रातों रात बदल दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनाने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं, लॉन्चिंग पैड नहीं है यह हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और हमारी पार्टी का विस्तार हुआ है, तो हम अपने काम को बताएंगे ना भाई। हम तो यह नहीं कह रहे हैं कि हम 15 लाख रुपया खाता में दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी में दे देंगे। हम कह रहे हैं कि आश्वासन नहीं, सुशासन। हम यह कह रहे हैं कि प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। अब नॉर्थ ईस्ट के माननीय विधायक और हमारे प्रतिनिधि आएंगे तो उनको तो दिखाई पड़ेगा ना कि बिहार जैसे जनसंख्या घनत्व के राज्य में बिहार ने कैसे काम किया है। और हमारा एकमात्र उद्देश्य भी है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है तो गैर भाजपा जो दल है उसको हम यूनाइट करेंगे। ये हमारी पार्टी का यूनाइट करने में क्या नीतीश कुमार उसके चेहरा होंगे? अब ये तो भाई आज अच्छा, नरेंद्र मोदी जी कब चेहरा बने थे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी का मुकाबला नीतीश कुमार करेंगे? नहीं, लोकसभा चुनाव के कितना महीना पहले, 18 महीना अभी चुनाव का है। अरे हम तो पहला काम करेंगे जब बिहार में हमने गठबंधन का नया रूप दिया तो देश में लोग बेचैन हो गए हैं। तो बेचैन होते रहिए, हम अपने काम के बदौलत जाएंगे लोगों के बीच। आपने सुना शोभना, ये तैयारी है कार्तिक कुमार को इसके इस्तीफे जो लिए गए हैं और उसके बाद जिस तरह से बिहार की राजनीति गरमाई है। कल तेलंगाना के सीएम भी आए थे के चंद्रशेखर राव, और देखा था आपने कितना दिलचस्प नज़ारा था कि मुख्यमंत्री उठ रहे थे और सीएम जो है उन्हें बार बार बिठा रहे थे, तेलंगाना के सीएम नीतीश कुमार को, और कह रहे थे कि अरे प्रधानमंत्री पर बात हो रही है, जवाब दे रहे हैं। तो बड़ा ही एक तरह से राजनीतिक मूड जो है बिहार का जबरदस्त दिख रहा है। बिल्कुल प्रकाश, और नजर बना के रखिए। फिलहाल हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार जो कार्तिक कुमार पर आना है कि उनको राहत मिलेगी या फिर उनके लिए आफत बढ़ेगी। डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। LCA तेजस मार्क 2 स्वदेशी तेजस विमान का ही अपग्रेडेड वर्जन होगा। इसमें ज्यादा ताकतवर इंजन, रेडार्स और सेंसर्स लगे होंगे। तेजस मार्क 2 मार्क 1 की तुलना में ज्यादा हथियार लेकर उड़ान भर सकेगा। यह विमान वायुसेना में शामिल मिराज 2000, जैगुआर और MiG-29 की जगह लेगा। इस फाइटर जेट का रोल आउट इसी साल होना है और सब कुछ सही रहा तो 2027 से इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। साल 2027 से तेजस MK2 का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ज्यादा ताकतवर इंजन लगेगा, ज्यादा हथियार लेकर ये लड़ाकू विमान उड़ान भर सकेगा। नीरज राजपूत का मैं रुख करना चाहती हूं। नीरज, एक अच्छा फैसला, तेजस मार्क 2 के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दी, बनाने को उसको। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मार्क 2 जो फाइटर जेट, जो तेजस मार्क 1 जो फाइटर जेट अभी इस्तेमाल करती है भारतीय वायुसेना, उससे ज्यादा ये एडवांस है और हैवी भी है। और इसीलिए इसमें हैवी होने के चलते इसमें आप ज्यादा मिसाइल लगा सकते हैं। इसमें इसका पेलोड ज्यादा है, पेलोड ज्यादा है तो इसमें फ्यूल टैंक भी लग सकते हैं और ये ज्यादा दूर तक उड़ान भर सकता है। तो ये बड़ा भारतीय वायुसेना की जो क्षमताएं हैं उनमें जो है काफी इजाफा होगा अगर मार्क 2 भी अगर बनना शुरू हो जाता है और फिर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाता है। ये कब तक शामिल हो जाएगा नीरज? क्या सरकार ने टारगेट रखा है या अभी इन सब चीजों पर चर्चा नहीं हुई है, अभी सिर्फ इजाजत दी गई है कैबिनेट की तरफ से? बिल्कुल आपने ठीक कहा शोभना, अभी ये सिर्फ इसको मंजूरी दी गई है। अभी इसका डिजाइन तैयार हो चुका है इस फाइटर जेट का। इसका पहले प्रोटोटाइप बनाया जाएगा और उसके बाद फिर इसका निर्माण शुरू होगा। हम लोग देख चुके हैं कि इसका जो प्रोटोटाइप जो है वो जल्दी बन जाएगा और उसके बाद फिर जो है इनका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। तो डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए ये बड़ा कदम। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।